जंतर मंतर पर 36 दिनों के लंबे छात्र और जेनजी आंदोलन के बाद अब एथेनॉल के खिलाफ भी बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। देश में 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट टैक्सी ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों का असंतोष अब सड़कों पर उतरने जा रहा है। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने E20 पेट्रोल की नीतियों, गाड़ियों की माइलेज में आ रही गिरावट और कड़े नियमों के विरोध में 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान किया है। शुक्रवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट और दूसरे सदस्यों ने ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं को मीडिया के सामने रखा। इस दौरान वे विरोध के प्रतीक के रूप में हाथों में गन्ना थामे नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने E20 ईंधन को लेकर गाड़ियों के मालिकों और चालकों की मुख्य शिकायतें दर्ज करवाई। देश भर के वाहन चालकों ने शिकायत की है कि 20% एथेनॉल मिले पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है और इंजन के मेंटेनेंस का खर्च बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि 2015 से पहले बने ज्यादातर वाहन 20% एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल के अनुकूल नहीं है। ये ईंधन मुख्य रूप से केवल नए मॉडल की गाड़ियों के लिए सही है। जब लोग पेट्रोल की पूरी कीमत चुका रहे हैं और ईंधन महंगा हो रहा है तो उन्हें मिलावटी पेट्रोल क्यों दिया जा रहा है। एसोसिएशन ने मांग की है कि इस नीति की एक निष्पक्ष और स्वतंत्र वैज्ञानिक समीक्षा की जाए, जिसमें वाहन मालिकों, उपभोक्ता अधिकार समूहों, वाहन निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। एसोसिएशन के सदस्य जितेंद्र बॉबी ने कमर्शियल टूरिस्ट गाड़ियों की 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट पर भी कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा, एक तरफ आधुनिक एक्सप्रेसवे और हाईवे पर प्राइवेट गाड़ियों को तेज रफ्तार से चलने की अनुमति है, वहीं ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली कमर्शियल टैक्सियों और बसों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की पाबंदी लगा रखी है। इससे हमारा बिजनेस, समय और ग्राहकों की संतुष्टि प्रभावित हो रही है। क्या है ट्रांसपोर्टर की 6 प्रमुख मांगे? ट्रांसपोर्टर्स की मांगों में E20 नीति की निष्पक्ष समीक्षा शामिल है। एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी की स्वतंत्र तकनीकी और वैज्ञानिक जांच हो, ऐसी उन्होंने मांग की है। इसके अलावा पैनिक बटन और VLTD की जांच का भी मुद्दा रखा गया है। उन्होंने कहा कि गाड़ियों में अनिवार्य पैनिक बटन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के नाम पर हो रही धांधली और क्रियान्वयन की ऑडिट यानी जांच कराई जाए। इसके अलावा स्पीड लिमिट में ढील भी एक बड़ा मुद्दा है। टूरिस्ट कमर्शियल वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, यानी वो उसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी पर विचार करने की उन्होंने बात कही है। पुरानी गाड़ियों को जबरन कबाड़ बनाने की नीति की दोबारा समीक्षा हो, ऐसी उन्होंने मांग की है। BS4 डीजल वाहनों से प्रतिबंध हटाने की भी मांग की गई है। BS4 डीजल टूरिस्ट वाहनों पर लगे प्रतिबंधों को सुधारा जाए, ये भी उनकी मांग पत्र में शामिल है। इसके अलावा टोल टैक्स में राहत देने की भी बात कही गई है। नेशनल हाईवे पर वसूल किए जा रहे भारी भरकम टोल टैक्स में कटौती की जाए, ये भी उनकी एक मांग है। आपको बता दें कि अध्यक्ष संजय सम्राट ने साफ किया है कि 4 अगस्त को होने वाला संसद मार्च पूरी तरह से शांतिपूर्ण और गैर राजनीतिक होगा। उन्होंने कहा, हमारा किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है, ये विशुद्ध रूप से कमर्शियल वाहन चालकों और मालिकों के अस्तित्व की लड़ाई है। हम केंद्र और राज्य सरकारों से अपील करते हैं कि वे सभी हितधारकों के साथ सकारात्मक बातचीत शुरू करें और हमारी समस्याओं का समाधान निकालें। यानी देश में एक और बड़े मार्च की तैयारी चल रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर चल रहा विरोध प्रदर्शन थम गया है। इस बार 20 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ था और इसी दिन CJP ने संसद मार्च भी किया था। मार्च के दौरान पुलिस ने लाठियां भाजी तो विपक्ष का भी पूरा फोकस इसी ओर शिफ्ट हो गया। संसद में हंगामे हुए और कोई चर्चा नहीं हो पाई। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, पेपर लीक पर वो चर्चा करने को तैयार नहीं है। हालांकि शिक्षा मंत्री के बाद अब सरकार सोमवार को ही पेपर लीक के खिलाफ विधेयक पेश कर रही है। ऐसे में विपक्ष अब अपना फोकस अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के विषय पर शिफ्ट कर सकता है। राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि केवल धर्मेंद्र प्रधान को ही नहीं बल्कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी अयोध्या मामले को फोकस में रखकर गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर ले सकते हैं। मानसून सत्र से पहले विपक्ष ने अयोध्या मामले को सबसे ऊपर रखा था। हालांकि CJP का आंदोलन बड़ा हो गया तो विपक्ष इसी ओर खिसक गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से छात्रों पर लाठियां बरसाई गई हैं, उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार हैं और ये सदन में सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। उन्होंने शनिवार को भी प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री को इस सारे घटनाक्रम के लिए माफी मांगनी चाहिए। अयोध्या मुद्दे को उठाएगा विपक्ष।
सोमवार को मोदी सरकार लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट और सजा को कड़ी करने का विधेयक लेकर आ रही है। पेपर लीक पर चर्चा के बाद विपक्ष का पूरा फोकस अयोध्या पर हो सकता है। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही उत्तर प्रदेश पर फोकस करना चाहते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर चढ़ावा चोरी का है। इसी में राजनीतिक दलों को भी लाभ नजर आ रहा है। विपक्ष का फोकस अब हिंदू वोट पर होने वाला है। अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा उठाकर विपक्ष सरकार को हिंदू विरोधी बताना चाहेगी। वहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि युवाओं के आंदोलन के चलते सरकार सदन में भी दबाव में आ गई है। कांग्रेस ने शर्त रखी थी कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के सदन में कोई चर्चा नहीं होगी। विपक्ष की इस बात का काट निकालने के लिए भी रास्ता निकालना सरकार के लिए जरूरी हो गया था। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी सदन में एक बार फिर कांग्रेस सरकार के दौरान हुई कथित गड़बड़ियों की लिस्ट पेश कर सकती है। हालांकि देखना ये होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है, लेकिन संसद का मानसून सत्र काफी दिलचस्प होने के आसार नजर आ रहे हैं। जिस तरह से 20 तारीख को शुरू हुआ सत्र महज कुछ ही मिनटों के बाद स्थगित हो गया और इसी तरह दूसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा हुआ। उसके बाद अब सीजेपी के प्रदर्शन की समाप्ति के बाद देखना ये होगा कि संसद में हंगामा होता है या बहस एक अच्छे तरीके से संपन्न होती है। धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब दिल्ली के सियासी गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर देश का अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा। एक तरफ केंद्र सरकार अपने प्रदर्शनकारियों से निपटने और डैमेज कंट्रोल में व्यस्त है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भविष्यवाणियां शुरू कर दी हैं। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला दावा आया है महाराष्ट्र से। शिवसेना यूबीटी के कद्दावर नेता संजय राउत ने एक ऐसे नेता का नाम लिया जिसने सियासी हलचल को और तेज कर दी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की कमान किसे मिलेगी? शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के मुताबिक ये अहम जिम्मेदारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मिल सकती है। संजय राउत ने दावा किया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में जगह दी जा सकती है। उन्हें देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। संजय राउत ने हवाई बातें नहीं की, बल्कि अपने इस दावे के पीछे एक ठोस वजह भी बताई। राउत ने कहा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जाने के बाद अब सवाल है कि नया शिक्षा मंत्री कौन होगा। मेरा मानना है कि देवेंद्र फडणवीस को नया शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी हैं, पेशे से एक वकील भी हैं और बहुत सारे विषयों की गहरी जानकारी रखते हैं। ऐसे में वो इस पद के लिए बिल्कुल फिट हैं। वैसे आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के केंद्र में जाने का दावा किया हो। इससे पहले भी वो कई बार ये शगुफा छोड़ चुके हैं कि जल्द ही फडणवीस को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बुलावा आ सकता है। राउत ने ये तक दावा किया है कि आने वाले महीनों में अगर मोदी कैबिनेट में फेरबदल होता है तो फडणवीस को दिल्ली बुलाया जाएगा। उनकी जगह महाराष्ट्र में बीजेपी की किसी अन्य नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जा सकती है। खास बात यह है कि संजय राउत के इन दावों को उस वक्त और ज्यादा हवा मिल गई जब खुद देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर एक सधा हुआ रिएक्शन दिया। जब पत्रकारों ने फडणवीस से केंद्र में जाने के दावों पर सवाल पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि राजनीति में भूमिकाएं बदलती रहती हैं और बदलनी भी चाहिए।